क्लास का फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का संसाधन और विकास है, उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक जो मैं यहाँ लिखा हूँ आप लोग देख रहे होंगे, संसाधनों का विकास। इसको समझने से पहले हम थोड़ा 200 साल पीछे जाते हैं। 200 साल अगर हम पीछे जाएं और अगर हम सोचे कि क्या हम कोयला का उपयोग कर रहे थे, पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग कर रहे थे, या फिर हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे थे, तो हमारा जवाब सीधे अक्षरों में आएगा नहीं, क्योंकि हम 200 साल पहले इन सब का उपयोग नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर वर्तमान समय में पूछा जाए तो हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ सारी चीजों का उपयोग कर रहे हैं। तो उपयोग करना संभव कैसे हुआ? तो संसाधनों का जब विकास हुआ, उनके उपयोग करने का तरीका हमें पता चला, सही तकनीक की हमें जानकारी मिली, तो हम इनका उपयोग करना शुरू किए। लेकिन इनका जब उपयोग होने लगा तो उसके बाद एक सबसे बड़ी समस्या आ गई कि इनका अत्यधिक उपयोग होने लगा। उपयोग नहीं होने लगा, अत्यधिक उपयोग होने लगा, या यूं कह सकते हैं कि इनका दुरुपयोग होने लगा। और उसके कुछ कारण जो है वो आप ऐसे स्पष्ट कर सकते हैं कि सबसे पहला कारण यह है कि मनुष्य की लालची प्रवृत्ति के होने के कारण इनका अत्यधिक उपयोग होने लगा। आप गौर कर सकते हैं कि हम लोग जितने सारे प्राकृतिक संसाधन हैं वो सभी अनवीकरणीय हैं, इनको दोबारा पुनःपूर्ति नहीं की जा सकती है। और ऐसे स्थिति में अगर हम इनका अत्यधिक उपयोग करेंगे और ये समाप्त अगर हो जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे। तो अत्यधिक उपयोग का कारण सबसे पहला में क्या होता है? लालची प्रवृत्ति, मनुष्य का लालची प्रवृत्ति होना। और दूसरा क्या हो गया? जितने सारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका विकेंद्रीकरण हो गया, और विकेंद्रीकरण होने के कारण इनका उपयोग बढ़ गया। और ऐसे इसको समझा जा सकता है कि हमारे पास प्राकृतिक साधन इतनी मात्रा में उपलब्ध है जिससे कि हमारा पेट भरा जा सकता है। लेकिन मनुष्य क्या किए? अपने पेट भरने के बजाय वो अपनी पेटी भरने में लगे, और पेटी भरने लगे जिस कारण से इनका अत्यधिक उपयोग होने लगा। अब अगर अत्यधिक उपयोग हुआ तो उसके दुष्परिणाम भी आए, और दुष्परिणाम में जो सबसे पहला दुष्परिणाम यह आया कि पर्यावरण असंतुलित हो गया, जिसका कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है, चाहे वो वनस्पति जात हो या फिर प्राणी जात हो, असर पड़ रहा है। ओजोन परत अवक्षय होने लगा, समय पर बारिश नहीं होती है, बेमौसम बारिश होती है, कहीं अतिवृष्टि हो रहा है, कहीं अनावृष्टि हो रहा है। तो ये सब इन संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के दुष्परिणाम हैं। अब अगला पॉइंट अगर हम यहां पर देखें तो दिया हुआ है सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या होता है? जब इस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होने लगा तो वहां पर सामाजिक वैज्ञानिकों ने सोचा कि नहीं, अगर इस तरह से उपयोग अगर होगा तो 21वीं सदी आते आते ये सारे संसाधन क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ी को नहीं मिलेगा। तो उन्होंने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा स्पष्ट की। अब ये सतत पोषणीय विकास की अवधारणा क्या थी, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। हमें आर्थिक विकास की गति को तेजी से ले जाना है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों को बिना नुकसान पहुंचाए ये काम करना है, और आने वाली पीढ़ी के लिए इसकी क्या उपयोगिता है इसके बारे में भी समझना है, जिससे हम डेवलपमेंट तो करेंगे ही, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, मानसिक डेवलपमेंट भी होगा, लेकिन प्राकृतिक संसाधन कहीं पर प्रभावित नहीं होंगे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में 1992 में ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, वहां पर लगभग 100 देशों, कितने देशों के? लगभग 100 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आकर मीटिंग किए, और वहां पर बहुत सारे पर्यावरणविद थे। उन्होंने ये कहा कि जिस स्थिति से प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है ये आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगे। तो सभी ने एक सुर में सतत पोषणीय विकास पर सतत पोषणीय विकास के बारे में सोचा, और बोला कि नहीं, यहां से हम एजेंडा 21 एक नई नियम लेके जाते हैं अपने देश। वो एजेंडा 21 ये था कि 21वीं सदी में हम जो विकास करेंगे वो सतत पोषणीय विकास के आधार पर करेंगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ था। अब आती है हमारी तीसरा पॉइंट जो आपका है, वो है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन है क्या, इसको हम पहले जान लें। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना, या सर्वमान्य रणनीति के अनुसार जो इसका उपयोग करना है, वही संसाधन नियोजन कहलाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे लिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता ही क्या है? क्यों संसाधन नियोजन हम करें? तो मैं विदेशों की, अन्य देशों की बात नहीं करता हूं, मैं सिर्फ अपने देशों की बात करते हैं हम लोग, और उसके बारे में सोचते हैं। आप अपने देश में टोटल 28 राज्य हैं, आप उनकी तुलना करो। अगर मैं अपने राज्य की बात करूं तो यहाँ पर खनिज संपदा बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन हमारे यहाँ खाद्य पदार्थों का उत्पादन थोड़ा कम होता है। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो वहां पर खाद्य पदार्थ का उत्पादन ज्यादा होता है, लेकिन खनिज संपदा कम है। मतलब हमारे हर राज्य अलग अलग विविध प्राकृतिक संसाधनों में बहुलता रखते हैं। तो अगर आपस में समावेशन नहीं हो, आपस में इन संसाधनों का आदान प्रदान नहीं हो, तो क्या आर्थिक विकास गति बढ़ सकती है? कभी नहीं बढ़ सकती है। तो आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इनका नियोजन बहुत ज्यादा आवश्यक है। लेकिन इनके नियोजन करने के लिए सोपान क्या क्या आते हैं, उस सोपान को हमें जानना होगा। इनके लिए सोपान क्या क्या आता है? तो सबसे पहला ये सोपान में ये आता है कि हम अपने आसपास के जितने सारे राज्य हैं वहां पर सर्वेक्षण करवाया जाए, और किस मात्रा में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है उसकी एक सूची बनाई जाए। दूसरे नंबर में
प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए एकदम उचित तकनीक का उपयोग किया जाए जिससे इनका कम मात्रा में और सही ढंग से उपयोग हो सके। और तीसरा, जो संसाधन विकास योजनाएं हैं उसको राष्ट्रीय विकास योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। तो एक बार मैं फिर से आपको पॉइंट बता दूं, जिस पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया, पहला पॉइंट था हमारा संसाधनों का विकास और इनके विकास के कारण अत्यधिक उपयोग होने लगे जिसके दुष्परिणाम भी हमारे ऊपर आसपास देखने को मिल रहे हैं। उसका सतत पोषणीय विकास जो जिसके परिप्रेक्ष्य में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ, एजेंडा 21 पारित किया गया, फिर संसाधन नियोजन आया कि हमारे लिए क्यों आवश्यक है और इसके क्या मुख्य सोपान है। धन्यवाद।